नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। हिंदी साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, टीजीटी-पीटी का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। यह डेट संभावित है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक टारगेट बैच चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण गद्य विधा हो या पद विधा, दोनों विधाओं को शामिल करके पूरा करने का निश्चय किया गया है। तो आज की क्लास हम लोग गद्य पर स्टार्ट करते हैं। और गद्य साहित्य में पिछली वीडियो आप लोगों को मिल गई होगी। उससे आगे के वीडियो प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग। यह युग 1877 से 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है। और वहाँ से जो है शुक्लोत्तर युग 1918 के बाद जो है शुक्लोत्तर युग स्टार्ट होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, किस प्रकार के उपन्यास इसमें लिखे गए हैं, तो विशेषताएं देखते हैं। उपन्यास की पहली विशेषता रही है सामाजिक उपन्यासों की रचना हुई। कैसे उपन्यास? सामाजिक उपन्यासों की रचना इसमें आपको दिखाई देगी। कुछ उपन्यास लिखे गए जो सामाजिक हैं, कुछ उपन्यास आपको दिखाई देंगे जो घटना प्रधान हैं, कुछ उपन्यास आपको दिखाई देंगे तिलस्मी अय्यारी, और कुछ उपन्यास आपको जासूसी और ऐतिहासिक तथ्यों पर दिखाई देंगे आधारित। कुछ मनोरंजन के लिए लिखे गए होंगे, ऐसे भी उपन्यास आपको मिलेंगे। रोचक शैली में लिखे गए उपन्यास मिलेंगे और भाव प्रधान उपन्यास भी देखने को मिलेंगे। तो ये रही प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास की कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। पहला सामाजिक उपन्यास, दूसरा घटना प्रधान उपन्यास, तीसरा तिलस्मी अय्यारी, चौथा जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यास, चौथा जो है मनोरंजन के रूप में लिखा गया, रोचक शैली में लिखा गया उपन्यास, भाव प्रधान उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास में पंडित गौरी दत्त का उपन्यास आता है देवरानी जेठानी की कहानी। श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास आता है भाग्यवती। डेट आपको याद रखना है, ये निश्चित ध्यान में रखिए कि डेट आपको याद रखनी है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखी गई है। श्रद्धाराम फुल्लौरी की जो भाग्यवती उपन्यास है वो 1877 में लिखा गया है। इस शुरुआती डेट आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में लिखा गया है। भारतेंदु कालीन इस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो भारतेंदु कालीन उपन्यास इसको कह सकते हैं। भारतेंदु युग में 1882 ईस्वी में लिखा गया। यह प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास है। उस समय के उपन्यास, यह पहला उपन्यास है जिसमें आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। चलिए, भाग्यवती उपन्यास जो लिखा गया है इसमें देखा जाए तो भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। तो एक प्रकार से ये भी सामाजिक उपन्यास हो गया। और ये भी कहा जाता है कि यह उपन्यास जो है स्त्रियों का जब विवाह होता था तो विवाह के में जो है इसे उपहार स्वरूप दिया जाता था पढ़ने के लिए महिलाओं को। तो भाग्यवती उपन्यास ये सामाजिक उपन्यास है और स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गृहस्थ धर्म के शिक्षा के लिए इसको दिया गया, लिखा गया था। ठीक है। और शादी विवाह, जब स्त्रियों महिलाओं का जब विवाह होता था तो विवाह में जो है उपहार स्वरूप यह उपन्यास दिया भी जाता था। अब चलते हैं परीक्षा गुरु की बात कर लें। परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में लिखा गया है कि इस पर अंग्रेजी का प्रभाव स्वीकार किया गया है। इस पर किसका प्रभाव स्वीकार किया गया है? तो अंग्रेजी का।
और हिंदी में प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। पॉइंट नोट करते चलिए। हिंदी में प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। लाला मदन मोहन है, उनके जो है चापलूस खुशामदियों, झूठे खुशामदियों का मतलब होता है चापलूस मित्रों के बीच भोग विलास में इनका जीवन व्यतीत होता है, जिसमें जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलते हैं, जिससे वे जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलते हैं और अंत में मित्र ब्रजकिशोर, एक उनका मित्र है ब्रजकिशोर, वकील है और विवेकशील है और चरित्रवान व्यक्ति है, उसी के प्रयत्न से सही रास्ते पर ये आ जाते हैं। यानी इसमें ये शिक्षाप्रद जो है उपन्यास है। इनका जो एक मित्र है ब्रजकिशोर, वह जो है इनको सही रास्ते पर लाता है, चूँकि वकील है और विवेकशील भी है और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है, तो उनके अच्छे मार्ग पर इनको लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह इस उपन्यास के बारे में कथन दिए हुए हैं। कहते हैं कि यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नींव का पत्थर किस उपन्यास को कहा गया है। नींव का पत्थर किस उपन्यास को कहा गया है, ठीक है। यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की यथार्थवादी जो उपन्यास प्रेमचंद जो लिखते हैं गोदान, तो यथार्थवादी उपन्यास का ये नींव है, परीक्षा गुरु, ठीक है, नींव का पत्थर है, बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह एक और बात कहते हैं, उसे देखते हैं। कहते हैं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थों की गंगा की गोमुखी यही है। बच्चन सिंह ये कहते हैं कि जो प्रेमचंद जो है आदर्शोन्मुख होकर के जो यथार्थवादी उपन्यास लिखते हैं, उस यथार्थ की जो गंगा वो प्रेमचंद बहाते हैं, उसकी गोमुखी यही उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चन सिंह का ये कथन है कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। ये कथन जो है बच्चन सिंह का है। इस कथन को मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ। प्रेमचंद जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास की जो गंगा बहाते हैं, उस गंगा की गोमुखी यही उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। पात्र देख लेते हैं। पात्र इसमें है लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर साहब शंभुदयाल, मास्टर शंभुदयाल। तो इन पात्रों को आपको याद रखना है। लाला मदन मोहन इसमें पात्र है और लाला ब्रजकिशोर जो वकील है पेशे से, और लाला मदन मोहन जो है धनवान व्यक्ति हैं, रईस आदमी हैं, और उनको जो है उनकी चापलूस जो मित्र हैं मुंशी चुन्नीलाल हैं और मास्टर शंभुदयाल हैं। इन्हीं चापलूसों के बीच रह करके ये भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और एक विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, जहाँ से निकालता है उनका एक मित्र जो पेशे से वकील है, लाला ब्रजकिशोर, विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति है, जो इनको उस दलदल से बाहर निकालता है। चलिए, तो ये हुआ परीक्षा गुरु। अब आते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। यह उपन्यास स्त्री शिक्षा के लिए ही लिखा गया है और यह लघु उपन्यास है, छोटा सा उपन्यास है, ठीक है। ये कैसा उपन्यास है? लघु उपन्यास है। स्त्री शिक्षा के लिए रचित एक लघु उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। ये भी स्त्रियों को शिक्षा ही देता है। इसमें पुनर्जागरण, देश उन्नति और उस समय की तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति है। विधवा विवाह के प्रति क्या है?
सहानुभूति है। बनिया समाज के यथार्थ चित्र अंकित किए गए हैं। और एक चीज़ और इसमें है कि जो बनिया समाज की यथार्थ का चित्र अंकित किया गया है। तो बनिया समाज पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें जो है पुनर्जागरण को दिखाया गया है, देश उन्नति के बारे में दिखाया गया है, तत्कालीन समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव को दिखाया गया है, और सबसे बड़ी बात कि विधवा विवाह के प्रति इसमें सहानुभूति को दिखाया गया है कि विधवा का जो है पुनः विवाह किया जाए। इस चीज़ के लिए ये उपन्यास तत्पर है। इसके बाद बनिया समाज के यथार्थ जीवन का चित्रण इसमें अंकित किया गया है। पात्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख पात्र हैं सर्वसुख। सर्वसुख जो है मेरठ का अग्रवाल बनिया है। सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। इसकी चार संतानें हैं, यानी 4 संतानों का ये पिता है। इसकी 4 संतानें हैं। कौन कौन है तो आप देख सकते हैं। पार्वती, एक मिनट, पार्वती है और सुखदेई है, सुखदेई। तो 2 पुत्रियां हैं। इसकी 2 पुत्रियां हो गई और 2 पुत्र भी हैं। ठीक है। एक का नाम है एक का नाम है दौलत राम, एक का नाम है दौलत राम और एक का नाम है छोटे लाल। तो देखिए, एक सर्वसुख नामक मेरठ में रहने वाले बनिया का स्टोरी है। उस बनिए के जो है 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, यानी 4 संतानों का वो पिता है। 2 पुत्रियों का नाम है पार्वती और सुखदेई और 2 पुत्रों का नाम है क्रमशः दौलत राम और छोटे लाल। ठीक है। तो यहाँ देखें, इस घर की स्टोरी में एक देवरानी है। देवरानी छोटे लाल की पत्नी है और जेठानी दौलत राम की पत्नी है। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटे लाल, और यहाँ लिख देता हूँ दौलत राम। ठीक है। तो दौलत राम की पत्नी जेठानी को जेठानी कहा गया है, जेठानी है, और छोटे लाल की जो पत्नी है वो देवरानी है। देवरानी, अब देखें, देवरानी के बारे में लिखा गया है कि इसका नाम आनंदी है। देवरानी का नाम क्या था? प्रश्न बन सकता है आपसे कि देवरानी का क्या नाम था? आनंदी। आनंदी जो है अपने जेठानी की तुलना में उत्तम चरित्र की है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उत्तम चरित्र की है। ठीक है। जो जेठानी है वो थोड़ा ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है और कर्कश स्त्री है, बड़ी कड़वी बोलती है, कर्कश स्त्री है। कौन? जेठानी। और इसीलिए इन दोनों में नहीं पटता है। पार्वती को तो आप जाने गए, सर्वसुख की ये बड़ी पुत्री है और दिल्ली में इसका विवाह हुआ है, तो ये विवाहित है। और सुखदेई ये सर्वसुख की छोटी पुत्री है जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है। और दौलत राम जो है सर्वसुख का बड़ा पुत्र है और इसकी भी 2 संतानें हैं और 2 संतानों का नाम यहाँ दिया गया है। एक का नाम कन्हैया लड़का है और दूसरे का नाम मूलिया है जो लड़की है। आगे बढ़ते हैं, छोटे लाल की बात कर लें तो छोटे लाल सर्वसुख का एक छोटा पुत्र है और इसके भी 2 पुत्र हैं और इसके दोनों पुत्रों का नाम है नन्हे और मोहन 2 पुत्र हैं। और अन्य पात्र भी इसमें दिखाई दिए हैं। लाला बुलाकी दास
तनी, डूंगर, ज्ञानो, राम प्रसाद और ज्ञानचंद। ये कुछ अन्य पात्र हैं। लाला बुलाकी दास, तनी, डूंगर, ज्ञानो और राम प्रसाद, ज्ञानचंद। मुख्य पात्र में देवरानी जेठानी, सर्वसुख, छोटे लाल और दौलत राम है। गोपाल राय इसके बारे में कुछ कथन लिखते हैं और कहते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का क्या है? प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है और यही कहकर के गोपाल राय देवरानी जेठानी को हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक पे चलते हैं। उपन्यास लेखककार बालकृष्ण भट्ट। प्रेमचंद से पहले जो लेखक थे जो उपन्यास लिखते, उन लेखकों के बारे में उनके कौन कौन से उपन्यास रहे हैं। तो पहला हमें लेखक मिलते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इनका एक उपन्यास आता है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है 1886 ईस्वी में, कब आता है? 1886 ईस्वी में। इसका जो पात्र है वो विनायक है। इसका पात्र कौन है? विनायक है। और दूसरा उपन्यास आता है 100 अजान एक सुजान, जो 1892 ईस्वी में आता है। इसके जो पात्र हैं हीराचंद, रिद्धिनाथ, निधिनाथ, शिक्षक चंद्रशेखर, जिसको सुजान कहा गया है, ये इसके पात्र हैं। ठीक है, ये क्या है? इस उपन्यास का पात्र है। ठीक है, इस उपन्यास का क्या है? पात्र है। और रहस्य कथा इनका अपूर्ण रह गया है, पूरा नहीं हो पाया है। तो आपको ध्यान रखना है 3 उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट की, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी का एक पात्र है विनायक और 100 अजान एक सुजान का पात्र हीराचंद, रिद्धिनाथ और निधिनाथ, शिक्षक चंद्रशेखर। तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है, इसकी तुलना जो है परीक्षा गुरु से होती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ नूतन ब्रह्मचारी जो 1886 ईस्वी में लिखा गया है, इसकी स्टोरी यहाँ लिखी गई है कि महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विट्ठल राव हैं। कौन है? महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हैं विट्ठल राव। उन्हीं के पुत्र है ब्रह्मचारी, उसका विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मचारी विनायक। ठीक है, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विट्ठल राव हैं, उनके पुत्र विनायक हैं, जो व्यवहार में बिल्कुल सरल है और सरल व्यवहार का है। उसी के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि उसी का प्रभाव जो है डाकू के एक सरदार पर पड़ता है और वह व्यक्ति जो है डाकू से साधारण एक सरल व्यवहार वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद देखेंगे 100 अजान एक सुजान, जो 1892 ईस्वी में लिखा गया है। इस उपन्यास की स्टोरी देखें तो इसे परीक्षा गुरु उपन्यास की परंपरा में रखा जा सकता है। हमने कहा 100 अजान एक सुजान को जो है परीक्षा गुरु उपन्यास से तुलना की जाती है। 100 अजान एक सुजान का तुलना किससे होती है? परीक्षा गुरु के उपन्यास, उसी के समकक्ष इसको रखा जा सकता है। कहा गया है कि इसमें अवध प्रांत के अंतःपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हीराचंद के 2 पुत्र हैं। किसके? तो एक पात्र याद रखेंगे हीराचंद, जो कि ऊपर लिखा हूं मैं। हीराचंद के 2 पौत्र हैं, पुत्र नहीं पौत्र। पौत्र कौन कौन से हैं? रिद्धिनाथ और निधिनाथ, 2 पौत्र हैं। हीराचंद के 2 पौत्र हैं, रिद्धिनाथ और निधिनाथ। अजानों के फेर में पड़कर के ये विलासी जीवन व्यतीत करते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं
और बुरी संगति इनको लग जाती है, जिससे विलासी जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। और एक बार ये जो है जालसाजी के अपराध में पकड़ लिए जाते हैं। ये दोनों जालसाजी के अपराध में पकड़ लिए जाते हैं। तभी जो इनके शिक्षक हैं चंद्रशेखर, जिनको सुजान कहा जाता है इस उपन्यास में, वो आकर के इन्हें जो है छुड़ाते हैं या बचाते हैं। यही इसी में स्टोरी दी गई है। चलिए आगे उपन्यास को देखते हैं। अगले उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। अगले उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 ईस्वी में और मृत्यु देखें जाए तो 1899 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म देख सकते हैं 1844 ईस्वी और मृत्यु इनका 1914 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन का एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। इसका डेट आपको याद रखना है। श्यामा स्वप्न 1885 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। श्यामा ब्राह्मण कुमारी है, ध्यान से समझना। श्यामा जो है वो ब्राह्मण कुमारी है और श्याम सुंदर जो है क्षत्रिय कुमार है। श्याम सुंदर क्या है? क्षत्रिय कुमार है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि श्यामा जो है, श्यामा स्वप्न में श्यामा जो है ब्राह्मण कुमारी है और श्याम सुंदर में क्षत्रिय कुमारी है। इन दोनों की प्रेम कथा है, प्रणय कथा है। प्रेम कथा नहीं, प्रणय, विवाह होता है। प्रणय कथा का एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है और इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक उपन्यास है। इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास, यहाँ पर प्रयास लिख सकते हैं, प्रयास है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का एक ही उपन्यास है श्यामा स्वप्न, 1885 डेट याद रखेंगे। ठीक है। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु देखें तो 1907 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, उसको मैं पुनः लिख देता हूँ। प्रयास है। ठीक है। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु देखें तो 1907 ईस्वी में हुई है। इनका एक उपन्यास बहुत चर्चित रहा है, निस्सहाय हिंदू। एक उपन्यास इनका बहुत चर्चित रहा, निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू का डेट आपको याद रखना है 1890 ईस्वी। ठीक है। या नहीं, 1890 में। और श्यामा स्वप्न आपने देखा 1885, 5 साल बाद जो है 1890 में निस्सहाय हिंदू आता है। इसकी समस्या जो है गोवध की समस्या है और उसी पर आधारित ये उपन्यास है। हिंदुओं की दयनीय स्थिति को चित्रित करता है एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। हिंदुओं की दयनीय स्थिति का चित्रण एवं मुसलमानों की धर्म को लेकर के जो कट्टरता है, तो धार्मिक कट्टरता का चित्रण इसमें किया गया है निस्सहाय हिंदू में। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे लेखक हैं पंडित लज्जाराम मेहता। पंडित लज्जाराम मेहता 1863 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 1931 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके कई उपन्यास देखने को मिलते हैं। लज्जाराम मेहता उपन्यास है इनका धूर्त रसिकलाल। 1889 ईस्वी में ये उपन्यास आता है, धूर्त रसिकलाल। इसमें
जो रसिक लाल है उसकी धूर्तता दिखाया गया है कि कैसे वो किस प्रकार से वो धूर्त व्यक्ति है। वह अपने मित्र सेठ सोहनलाल सोहनलाल को अनेक दुर्व्यसनों में फंसा देता है, और दुर्व्यसनों मतलब बेकार कर्मों में उसको क्या है किसी तरीके से फंसा देता है। और जब वो फंस जाता है तो उसका जो है सर्वस्व हरण करता है, सब कुछ उसका ले लेता है, ठीक है। किंतु अंततः वह पकड़ा जाता है, और अंत में वो पकड़ा जाता है और दंड भी पाता है। इसे चरित्र प्रधान उपन्यास भी कह सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो चरित्र प्रधान उपन्यास भी कह सकते हैं कि उसके चरित्र का प्रदर्शन किया गया है, दिखाया गया है। अगला जो इनका उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, यह उपन्यास 1899 में आया है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी एक भारतीय संस्कृति से प्रभावित लड़की है और एक जो है पश्चात संस्कृति से प्रभावित लड़की है। इसमें रमा जो है, रमा और लक्ष्मी दो स्त्रियां हैं, दो लड़कियां हैं, नाम की दो सगी बहनें हैं। कैसी बहनें हैं? दो सगी बहनें हैं। रमा और लक्ष्मी नाम की दो सगी बहनें हैं। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी में रमा और लक्ष्मी जो है दो सगी बहनें हैं, एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र है, ठीक है। तो जो स्वतंत्र है वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है। रमा स्वतंत्र है, स्वतंत्र रमा, तो रमा जो है अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं स्वतंत्र होकर स्वतंत्र जीवन जीऊँ। लेकिन जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी जीवन व्यतीत करती है। यह पतिव्रता नारी का जीवन जो है व्यतीत करती है। लेखक दोनों की जो है तुलनात्मक अध्ययन करता है, ठीक है, और भारतीय नारी के पतिव्रत्य को महत्ता सिद्ध करता है। और यहाँ पे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भारतीय नारी के जो पतिव्रत्य है उसको महत्व ज़्यादा देता है, उसकी महत्ता को सिद्ध करता है। किस प्रकार से ये महत्व है? क्योंकि रमा जो है स्वतंत्र रहना चाहती है और जो है दुर्व्यसनों में फंस जाती है, और फंस करके जो है अपना जीवन इस प्रकार से कर लेती है कि वो उसका जीवन जो है जीने के लायक नहीं रह पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है दिखाया गया है कि स्वतंत्र नारी जो है पश्चात संस्कृति से प्रभावित नारी से बेहतर नारी जो है भारतीय संस्कृति से प्रभावित नारी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आदर्श दंपति। आदर्श दंपति जो उपन्यास है वो 1904 ईस्वी में लिखा गया है लजाराम मेहता के द्वारा। इसमें जो है पति पत्नी दंपति हैं, तो दंपति का मतलब ही होता है पति पत्नी। तो दो पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हैं और आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए जो है आदर्श दंपति नाम से यह उपन्यास आया हुआ है। दोनों पति पत्नी जो है एकदम भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं और आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला जो इनका उपन्यास है बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देई। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, ये 1907 में इनका उपन्यास आया हुआ है। इसमें एमए तक की शिक्षा है। इसमें एमए तक की शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता के हिमायती बनमाली बाबू, नई शिक्षा को ज़्यादा महत्व देने वाले बनमाली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी कही गई है। और उनकी सती साध्वी जो पत्नी सुखदेवी है उसी की कहानी है। बनमाली बाबू जो है एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं
और उस सभ्यता से प्रभावित हैं और उसकी जो है हिमायती यानी उसका उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी उसको ज़्यादा महत्ता देते हैं। और उनकी पत्नी जो है सती साध्वी साध्वी है, बिल्कुल इन्हीं दोनों की कहानी है। तो बनमाली बाबू जो हैं नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं। बनमाली बाबू जो है होटल की एक नौकरानी मेम से क्या कर लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं एक होटल की। किंतु अंत में उनके मन से परदेसीपन का भूत जो है निकल जाता है, यानी पश्चात संस्कृति का जो भूत है वो निकल जाता है और वे पुनः जो है स्त्रियों की रानी सुख देवी को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो उनका जो आदर्श दंपति जो लज्जाराम मेहता उपन्यासकार हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। पश्चात संस्कृति हर उपन्यास में इनका दिखाई देता है कि वो पश्चात संस्कृति की तुलना में जो है भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताते चले आए हैं। तो यहाँ भी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं कि जो एमए तक की शिक्षा प्राप्त कर लिया है और उस शिक्षा सभ्यता यानी पश्चात सभ्यता से प्रभावित हो गया है, वो जो है एक नौकरानी मेम से ब्याह करता है, लेकिन अंत तक वो सुखी नहीं रह पाता है और उसके परदेसीपन का जो है पश्चात संस्कृति का जो भूत है, परदेसीपन का भूत है, वो क्या होता है, निकल जाता है और पुनः उनको लगने लगता है कि नहीं सुखदेवी ही सही है, भारतीय संस्कृति ही सही है, तो वो रिटर्न होते हैं। अब आगे देखते हैं आदर्श हिंदू। अगला जो उपन्यास है आदर्श हिंदू है। आदर्श हिंदू 1914 में लिखा गया है। 1914 ईस्वी में लिखा जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, 1914 में लिखा जाता है। इसमें पंडित प्रियनाथ और उनके अनुज कांतानाथ, यानी दो भाई की कथा है, एक प्रियनाथ और दूसरा कांतानाथ। इन दोनों की कहानी कही गई है। प्रियनाथ की पत्नी प्रेमवदा है। प्रियनाथ की जो पत्नी है वो कौन है, प्रेमवदा है, आदर्श हिंदू महिला है। प्रियनाथ की जो पत्नी है वो प्रेमवदा है, वह आदर्श हिंदू महिला है। और कांतानाथ की जो पत्नी है वो सुखदा है। कांतानाथ की पत्नी कौन है, सुखदा। दो भाई हैं, दोनों भाई का विवाह हो चुका है। एक की स्त्री का नाम प्रेमवदा है और दूसरे की स्त्री का नाम सुखदा है। वस्तुतः सुखदा उसका नाम तो है, कांतानाथ की पत्नी का नाम सुखदा तो है, लेकिन वो दुखदा है, बड़ी दुख कष्ट झेलती है, निरंतर कलह करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, कलह मचाए रहती है। कौन, सुखदा। नाम से सुखदा है पर है दुखदा। निरंतर जो है कलह करती रहती है। तीर्थ यात्रा में उसका सब कुछ लुट जाता है और तीर्थ यात्रा गई थी जहाँ पर उसका सब कुछ जो है लुट जाता है और अंत में वह सुधर जाती है। जब उसका सब कुछ लुट जाता है तो फिर वो सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थ यात्रा के ब्याज से एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन दिखाया है। लेखक जो है तीर्थ यात्रा के ब्याज से, ठीक है, एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन हो जाता है और हिंदूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप और परमेश्वर भक्ति का आदर्श इत्यादि इत्यादि जो है अपने विचारों की वानगी को प्रस्तुत किया है। किसके द्वारा, तीर्थ यात्रा के ब्याज पर, ठीक है। यानी तीर्थ यात्रा के आधार पर उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हिंदूपन दिग्दर्शन, आजकल की जो त्रुटियां है, क्या त्रुटि हो रही है आजकल, राजभक्ति का स्वरूप कैसा, इन सभी चीज़ों का क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है आदर्श हिंदू में। क्योंकि यहाँ नाम ही है आदर्श हिंदू, तो एक आदर्श हिंदू होने का, आदर्श हिंदू का जो है यहाँ पर वर्णन है, चित्रण है।
कि कैसे एक आदर्श हिंदू आप बन सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो एक प्रकार से उसी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अगले जो लेखक हैं हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।